अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राष्ट्र एवं सेवक संघ इस वक्त मुल्क भर में 60,929 शाखाएं चला रहा है। गुज़िश्ता साल मार्च से इन शाखाओं की तादाद में 5,277 का इजाफा हुआ है। मार्च 2021 तक मुल्क भर में 55,652 शाखाएं थी। इसका इंकशाफ आरएसएस की सरकर्दा फैसला साज कमेटी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के इफ्तिताह के दिन किया गया, जो अहमदाबाद में जारी है। आरएसएस ने अपनी रिपोर्ट 2021-22 में कहा कि मजहबी जुनूनियत हुनूस एक संगीन चैलेंज है। इसमें कहा गया कि केरला और कर्नाटक में हिंदू तंजीमों के कारकुनों का बेहमाना कत्ल इसकी मिसाल है। मुफ्सिदाना कार्रवाइयाँ फिरक़ेवाराना हिस्ट्रिया को जाहिर करती है। दस्तूर और मजहबी आज़ादी के नाम पर रैलियाँ, मुजाहरे, समाज डिसिप्लिन और रिवाज के खिलाफ वर्दियाँ, मामूली वजूहात पर इश्तियाल अंगेज़ी के जरिए तशद्दुद, गैर कानूनी सरगर्मियों का फ़रोग़ वगैरह बढ़ रहा है। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नतायज सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 में बीजेपी जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फतेह हासिल की है। अब इन तमाम रियासतों में हुकूमत साजी का आईनी अमल शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद गवर्नर आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा सौंप दिया है। पंजाब में भी वज़ीर आला चन्नी ने इलेक्शन में मिली हार के बाद गवर्नर को इस्तीफा दे दिया है, जबकि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जो अपना इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है। गोवा और मणिपुर में भी वहां के वज़ीर आला हुकूमत साजी की तैयारियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के बाद नई हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो चुका है। इसका बाकायदा आगाज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में मौजूदा हुकूमत की काबीना की आखिरी मीटिंग से हुआ। मीटिंग के बाद योगी शाम को राजभवन गए और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की इत्तला देते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया। कबल काबीना की मीटिंग में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त अवामी हिमायत मिलने पर वोटरों के तई इज़हार तशक्कुर किया गया। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के नतायज सामने आ चुके हैं। अगर हम इन पार्टियों पर नजर डालें जिनका खाता नहीं खुला, तो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी MIM ऐसी पार्टी रही जिसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इसे सिर्फ ½ वोट मिलने का मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने हिकमत अमली के तहत वोट दिया। उत्तर प्रदेश में MIM ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इन नतायज पर रद्दमल जाहिर करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम पहले ही कह चुके थे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती और ये रिकॉर्ड पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश के गरीब लोग सब समझ जाएंगे। बहरहाल हम अपनी सियासत जारी रखेंगे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। क्या असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को अब सबक सीखना चाहिए कि वो अपनी रियासत में अपनी तादाद बढ़ाने के बजाय दूसरी रियासतों में जाकर इतनी तादाद में इलेक्शन लड़ा रहे हैं? इन सब के पीछे क्या माजरा है, आप नाजरीन कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। वहीं मगरबी बंगाल में भी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की शर्मनाक हार ने पार्टी में एक बार फिर बेचैनी को हवा दे दी है। क़यादत में तब्दीली के लिए आवाजें उठने लगी है और पार्टी के 23 सीनियर लीडर हैं, जिन्हें G23 का नाम दिया गया है, ये भी मुतहरिक हो गए हैं। इनमें से कुछ ने दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग की। मीटिंग के ताल्लुक से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी को मीटिंग में पहुंचते हुए देखा गया है, जबकि आनंद शर्मा की शिरकत भी मुतवक्किल थी। याद रहे कि ये चारों इन 23 लीडरों में शामिल हैं जिन्होंने 2 साल कबल सोनिया गांधी को मकतूब लिखकर तंजीमी ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों और इंतखाबी नाकामियों के लामतनाही सिलसिले को रोकने के लिए वाज़ेह नजर आने वाली कुल वक्ती क़यादत की ज़रूरत पर जोर दिया था। इन लीडरों में शशि थरूर का भी शुमार होता है, जिन्होंने इंतखाबी नतायज में कांग्रेस की शर्मनाक हार पर ट्वीट किया है कि हम तमाम को जो कांग्रेस पर भरोसा करते हैं, नतायज से तकलीफ हुई है। ये वक्त है कि हिंदुस्तान के उस नज़रिए को मुस्बित एजेंडे के साथ एक बार फिर मुस्तहकम किया जाए, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक बार फिर इख्तिदार पर कब्जा करने में बीजेपी की कामयाबी को 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में इसकी फतेह की पेशगोई के तौर पर देखे जाने को प्रशांत किशोर ने गलत ठहराया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान के लिए जंग 2024 के आम इंतखाबात में होगी, किसी रियासत में नहीं। नतायज को वज़ीर आज़म ने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में फतेह का पेश ख़ीमा कहा है। ताहम प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान की जंग 2024 में होगी और तभी फैसला होगा, किसी रियासती इलेक्शन में नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि साहब भी ये बखूबी जानते हैं, इसलिए रियासती इंतखाबात के नतायज के ताल्लुक से इस तरह का जुनून फैला रहे हैं ताकि अपोजिशन पर फैसला कुन नफ्सियाती सबकत हासिल कर सकें।
मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में अमन के आइकॉन बन चुके हैं। नकवी के मुताबिक मोदी ने मुल्क में फ़िरक़ेवारियत, ज़ात पात और बदउनवानी के सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसकी वजह से मुल्क के अवाम की ज़िंदगियों में अमन व सुकून आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह हिदायत देते हुए कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की मस्जिद की दोबारा कुशादगी पर अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करें, कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत को पहली मंजिल पर इबादत की इजाज़त देने में कोई परेशानी नहीं है तो इसे दूसरी मंजिलों को खोलने में भी इसे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जस्टिस कुमार ओहरी ने इस्तिफ़सार किया कि ये इस्तिदलाल कहता है कि जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक़ है, पहली मंजिल के लिए अच्छा ख्याल करता है तो फिर ये दीगर मंजिलों के लिए भी बेहतर ही पाता है। पहली मंजिल के तई कोई एतराज़ नहीं है तो फिर दूसरी मंजिल के लिए भी क्या एतराज़ बाकी रह सकता है। आपके इस्तिदलाल से बईद नहीं है कि जहाँ तक मजहबी त्योहारों का ताल्लुक़ है आपको कोई एतराज़ नहीं है, फिर सब कुछ के लिए क्यों नहीं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अदालत को यह बताने पर कि इसे शब बारात के मौके पर पहली मंजिल पर अवाम के इबादत अंजाम देने पर कोई एतराज़ नहीं है, अदालत ने यह इस्तिफ़सार किया। जस्टिस ओहरी ने मज़ीद कहा कि मरकज़ निज़ामुद्दीन का मस्जिद के हिस्से की पहले ही निशानदेही की जा चुकी है और दिल्ली वक्फ बोर्ड और मरकज़ दोनों को इसकी कुशादगी पर एतराज़ नहीं है। वज़ारत दिफ़ा ने आज बताया कि तकनीकी गलती की वजह से मामूल की देखभाल के दौरान एक मिसाइल इत्तेफाक से चल गया और पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा। वज़ारत ने बताया कि 9 मार्च को पेश आए इस वाक़े में मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा है। इस बात पर गहरा अफसोस जाहिर किया गया है और तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा ने बताया कि हुकूमत हिंद ने इस मामले का संजीदगी से नोट लिया है और इस वाक़े की आला सतही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। 9 मार्च को मामूल की देखभाल के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल फायर हो गया। मालूम हुआ है कि यह मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में जा गिरा, जिस पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया है। बयान में कहा गया है कि राहत की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि बाबा कौम ने दही तरक्की का जो ख्वाब देखा था, इसे आज़ादी की 75वीं सालगिरह तक हकीकत में बदलने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म 5 रियासतों के इंतखाबात में 4 में बीजेपी की कामयाबी के बाद अपनी आबाई रियासत गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पंचायत राज इदारों के 1 लाख नुमाइंदों के पंचायत महासम्मेलन में खिताब किया। उन्होंने कहा कि देहातों को खुद मुक्तफी और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। दही मराकिज़ की हम्मा जहत तरक्की के लिए गाँव के नुमाइंदों को निशाने दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुजरात बापू और सरदार पटेल की सरजमीन है। बापू हमेशा दही तरक्की की बात करते थे। आज हम आज़ादी का अमृत महा उत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर हमें बापू के दही तरक्की के ख्वाब को मुकम्मिल करने के लिए अहद करने की ज़रूरत है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में शिकस्त को कबूल करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम बरादरी के वोट दलित बरादरी के साथ मिल जाते तो मगरबी बंगाल जैसे इंतखाबी नतायज यहाँ दोहराए जा सकते थे। असेंबली इंतखाबात के नतायज पर रद्दअमल का इजहार करते हुए मोहतरमा मायावती ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अवाम में बीएसपी को बीजेपी की बी टीम होने का मनसूबाबंद प्रोपेगेंडा किया गया और कहा गया कि बीएसपी कम ताकत से इलेक्शन लड़ रही है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, क्योंकि बीएसपी की बीजेपी के साथ लड़ाई सियासी होने के साथ साथ नज़रियाती और इंतखाबी भी थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इंतहाई जारहाना मुस्लिम मुखालिफ इंतखाबी मुहिम की वजह से मुस्लिम समाज ने एकतरफा तौर पर अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया और फिर दूसरे बीजेपी मुखालिफ हिंदू लोग भी बीएसपी में शामिल नहीं हुए। अगर ये सब लोग इन अफवाहों का शिकार ना होते तो ये उत्तर प्रदेश का इंतखाबी नतीजा वैसा ना होता जैसा हुआ है और अब वक्त गुजरने के बाद ये लोग दोबारा पछताएंगे। हरमैन शरीफीन समेत मुमलिकत की तमाम मसाजिद में 2 साल बाद पहली नमाज जुम्मा बगैर समाजी फासले के अदा की गई। ऐमान ने नमाज जुम्मा के लिए सफ़ों को दुरुस्त करने और फासला ख़त्म करने का खुसूसी ऐलान भी किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से 2 साल से आयद मुतअद्दिद पाबंदियों के खात्मे के बाद पहली नमाज जुम्मा समाजी फासले के बगैर अदा की गई। हरमैन शरीफीन के अलावा मुमलिकत की तमाम मसाजिद में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाजियों ने सफ़ों की पाबंदी के साथ नमाज बाजमात अदा की। सऊदी हुकाम ने हरमैन शरीफीन में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त खत्म कर दी है। खबरसां इदारों के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रे ने ज़ायरीन के दाखिले के लिए हिफाजती तदाबीर में मज़ीद नरमी करने का ऐलान किया है। वजारत हज व उम्रे का कहना है कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले के लिए ज़ायरीन को अब तवक्कलना ऐप के जरिए अपने सेहतमंद होने की सनद दिखाना ज़रूरी नहीं होगा। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्र की हद भी खत्म कर दी है, जिसके बाद मस्जिद हरम में हर उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तबीयत में मामूली खराबी के बाद इन्हें तिब्बी मायनों के लिए सोमाजीगुड़े के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। मुख्तलिफ मायनों के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के तमाम मायने बेहतर हैं, ताहम गर्दन की हड्डी में मामूली फर्क पाया गया, जो इस उम्र में मामूल की बात है। डॉक्टर्स ने चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल सेहतयाबी के लिए 1 हफ्ता आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने कहा कि वज़ीर आला मुकम्मल सेहतमंद हैं और तमाम आज़ाए बेहतर काम कर रहे हैं। केसीआर के मायनों में कल्ब, जिगर और गुर्दे के मुस्तहकम होने की रिपोर्ट आई है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर गुज़िश्ता 2 दिन से कमजोरी महसूस कर रहे थे और बाएं हाथ में हल्का दर्द महसूस कर रहे थे। वज़ीर बल्दी नज़्वनस केटी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने कभी भी मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की कोशिश नहीं की। टीआरएस ने कभी भी फ़िरक़ेवारियत और ज़ात पात के नाम पर सियासत करते हुए अवाम को गुमराह नहीं किया। सियासी मकसद बरादरी के लिए फ़िरक़ेवाराना सियासत पर अमल करना टीआरएस का शेवा नहीं है। केटीआर उपल असेंबली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद और इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद में पुरअमन माहौल बरकरार रखने में कामयाब हुई है। तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है और हुकूमत तरक्की के साथ साथ अवाम की फलाह व बहबूद की ख्वाह है। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में पुरअमन माहौल और हुकूमत की जानिब से बेहतर सहूलतों के नतीजे में कई बैनुल-अक़वामी और कौमी कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हुई हैं। हुकूमत को सरमायाकारी से जो आमदनी हासिल हो रही है वो गरीब अवाम की फलाह और रियासत की तरक्की पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कंपनियों को मशवरा दिया कि वो अपनी सरगर्मियों को मगरबी हैदराबाद तक महदूद रखने के बजाय मशरक़ी हैदराबाद के इलाकों में तोसी दें ताकि इन इलाकों में तरक्की हो सके। केटीआर ने उपल थीम पार्क का इफ्तिताह किया और फ्लाईओवर के कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रामनतापुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आगाज़ किया। केटीआर ने कहा कि आइंदा माह से पेंशन स्कीम में तोसी की जा रही है। ऐसे अहल अफराद जिन्हें अभी तक पेंशन जारी नहीं किया गया, इन्हें अप्रैल से आसरा पेंशन हासिल होगा। शहर हैदराबाद में जायदादों की फरोख्त में 65% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है और साल गुज़िश्ता माह फरवरी के दौरान हुए रजिस्ट्रेशन का जायजा लिया जाए तो यह बात सामने आई है कि 2022 फरवरी में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 64% गिरावट आई है। शहर के साथ साथ मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी की भी यही सूरत हाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2021 में जायदादों की फरोख्त जिस तरह से रिकॉर्ड की गई, इसमें 64% गिरावट इस साल हुई है और रिहायशी अपार्टमेंट की फरोख्त में गिरावट रियल इस्टेट शोबा बिलखुसूस बिल्डर्स के लिए तशवीशनाक है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि इनकी पार्टी तेलंगाना में किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। बहैसियत सदर 2 साल की तकमील के मौके पर पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वो अपनी यात्रा का दूसरा मरहला बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, जिसके दौरान आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा। संजय ने कहा कि अपनी यात्रा के पहले मरहले के दौरान उन्होंने बीजेपी के इख्तिदार की सूरत में मुफ्त तालीम और अवाम को इलाज की मुफ्त सहूलत फराहम करने का वादा किया है और यात्रा के दूसरे मरहले में अवाम से मुशावरत के बाद इंतखाबी एजेंडा तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी तमाम असेंबली हलकों से मुकाबला करेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शहर की मशहूर नुमाइश में हैदराबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा रोड सेफ्टी अवेयरनेस शी टीम्स एंटी ड्रग अवेयरनेस स्टॉल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन स्टॉल्स के जरिए ट्रैफिक क़वायद के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ज़ेर इस्तेमाल असरी टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर विंग्स की जानिब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात के ताल्लुक से शहरियों को जानकारी हासिल करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने कहा कि स्टॉल्स में मौजूद अमला यहाँ आने वाले अफराद से दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए इनमें ट्रैफिक क़वायद और रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी लाएगा। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने तलबा से बातचीत करते हुए अपने बचपन के दौरे से मुतालिक नुमाइश की यादें ताज़ा की। उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में 2 मरतबा अपने दोस्तों के साथ नुमाइश आया करते थे। उन्होंने कहा कि नुमाइश ग्राउंड में मुश्तबा अफराद पर मुसलसिल नज़र रखने के लिए शी टीम्स के अलावा क्राइम टीम्स को मुतय्यन किया गया है और CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐलान किया है कि इसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2021 हासिल किया है। हैदराबाद एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक इलाके में साल 2021 के लिए साइज और इलाके के एतबार से बेहतरीन एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हुआ है। GHIAL अपने सर्वे में यह बात बताई। ASQ का सर्वे मुसाफिरीन के इत्मीनान, तिजारत के मुजाहरे और एयरपोर्ट की खिदमत की मियाद की पैमाइश है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।